नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर तेल क्या होता है, ट्रांसफार्मर तेल कितने प्रकार का होता है, तेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, उनके प्रकारों के हिसाब से देखा जाए तो तेल किन किन ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है और किन में नहीं करते हैं। फिर तेल के प्रकार के हिसाब से जो सिंथेटिक तेल होता है वो कहाँ प्रयोग करते हैं और क्यों उसका उपयोग स्पेशल जगह पर किया जाता है। फिर तेल के में गुण क्या होते हैं, तेल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर उसके बाद में देखेंगे तेल को टेस्ट कैसे करेंगे, किन किन विधियों के द्वारा तेल की टेस्टिंग की जाती है और तेल की इंपॉर्टेंस ट्रांसफार्मर में क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वता है। आप लोग देखोगे कि अधिक क्षमता के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो तेल के बिना अधिक समय तक प्रचालित नहीं होते हैं, प्रचालित होते नहीं, क्योंकि तेल क्या करता है, तेल शीतलता प्रदान करता है और इंसुलेशन प्रदान करता है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तेल के ऊपर एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर तेल क्या होता है। उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं। जितने क्वेश्चन अब तक आए हैं या फिर आने की संभावना बनी रहती है, या फिर आपको ये लगा कि पेपर कुछ टिपिकली आ रहा है तो और क्या पूछा जा सकता है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप बीच में स्किप कर देते हो तो बहुत कुछ मिस कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को तेल के बारे में अधूरा ज्ञान हो सकता है। अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा वो भी बताऊंगा और आगे कुछ नया सीखेंगे वो भी इस तेल के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अब प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, आपकी प्रत्येक एक एक समस्या को देखते हुए, आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर करते हुए तेल का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर तेल। परिणाम मित्र तेल क्या होता है। परिणाम मित्र तेल की बात करते हैं। परिणाम मित्र तेल में ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल अब होता क्या, देखो इनके प्रकार के बारे में देखेंगे। अब सबसे पहले बात ये उठती है कि ट्रांसफार्मर तेल की ट्रांसफार्मर में आवश्यकता क्यों होती है। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखे होंगे, छोटे छोटे परिणाम मित्र देखे होंगे जहां तेल की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस होती है, मतलब कहाँ इसका स्पेशल प्रयोग किया जाता है। तो अधिक क्षमता के जो ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि MVA KV में होते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे जो सिंगल फेस 250 वोल्ट वाले या 120 वोल्ट वाले या 12 वोल्ट, वहाँ तेल की इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अधिक क्षमता के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ तेल की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक होती है। क्यों होती है, तेल का मुख्य कार्य क्या है, तेल का मेन वर्क क्या है कि ट्रांसफार्मर में तेल कूलिंग प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है और उसके बाद में वह एक इंसुलेशन भी, एक अच्छा इंसुलेशन प्रदान करता है। तो काफी बार परीक्षा में यही प्रश्न पूछा जाता है। आप किसी पेपर को खोल के देखोगे तो आपको इसके बारे में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाए कि तेल क्या कार्य करता है, ट्रांसफार्मर में शीतलता कौन प्रदान करता है, अचालक का कार्य कौन करता है, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन किसका होता है, कोर के बीच में इंसुलेशन किसका होता है, वो तेल ही होता है। इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर तेल अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है और यह ट्रांसफार्मर में शीतलता में लिखा देता हूं। ट्रांसफार्मर मेन वर्क, इसका मुख्य कार्य क्या है वो लिखना कि अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं। मुख्य कार्य क्या है उसकी बात करते हैं। मुख्य कार्य है शीतलता प्रदान करना, मतलब कूलिंग, क्या कहेंगे, कूलिंग प्रदान करना। वह परिणाम मित्र में रोधन, रोधन को हिंदी और क्या कह सकते हैं, अचालक, अचालक भी कह सकते हैं, अचालक प्रदान करना या इंसुलेशन प्रदान करना, ये इसका मुख्य कार्य है। तो ट्रांसफार्मर तेल के दो ही मुख्य कार्य होंगे, या तो वह इंसुलेशन प्रदान करेगा या तो नहीं, वह इंसुलेशन प्रदान करेगा और फिर वह शीतलता प्रदान करेगा। अब देखो बात आती है कि इस ट्रांसफार्मर तेल में जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो एक सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि इंसुलेशन प्रदान करना। कहाँ, दो वाइंडिंग के बीच में, वाइंडिंग के प्रत्येक एक चालक के बीच में, कोर के बीच में, कोर वाइंडिंग के बीच में, सब जगह इंसुलेशन प्रदान करता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि तेल कितने प्रकार का होता है। प्रकारों के ऊपर एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, क्योंकि प्रकारों में भी बहुत एक राज छुपा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकार देखते हैं। वैसे प्रकार आपको दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन दो प्रकारों के आधार पर भी एक प्रकार और होता है जो आपको अभी बताऊंगा। वैसे लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर तेल दो प्रकार का होता है। वैसे आजकल देखा तो 3 प्रकार में लिखे जाते हैं, लेकिन वो 3 दूसरे प्रकार में ही 2 प्रकार होंगे। तो ये लिख लो, ये 2 प्रकार का होता है। प्रकार की बात करें, ये 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार कौन कौन से होंगे उसकी बात बताता हूं लोगों को। देखो, एक सबसे पहला आएगा खनिज तेल। खनिज तेल आएगा, उसको क्या कहते हैं, मिनरल
मिनरल ऑयल ये आता है। अब खनिज तेल का मतलब ये कहाँ से पदार्थ है? खनिज तेल का मतलब ये प्राकृतिक तेल होता है, कृत्रिम नहीं होता है, प्राकृतिक होता है, पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त करता है। कच्चा पेट्रोलियम जहाँ देखते हैं केरोसिन तेल का, केरोसिन तेल कहता है पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, मोबिल ऑयल होता है, वहीं से इस तेल का भी निर्माण किया जाता है, वहीं से इस तेल को प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? ये कच्चे पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? कच्चे पेट्रोलियम के शोधन से। तो कहाँ लिखेंगे? ये पेट्रोलियम के शोधन से, पेट्रोलियम के शोधन से, क्योंकि इसको शोधन से प्राप्त किया जाता है। एक ये आता है। दूसरा कृत्रिम आएगा, प्राप्त किया जाता है। दूसरा क्या आएगा? कृत्रिम आता है। उसको कृत्रिम को बताएंगे कैसे बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपन मिनरल इस तेल की बात कर रहे हैं। ये दो ही प्रकार के होंगे, एक सिंथेटिक होगा और दूसरा खनिज होगा। अब देखो इसकी और विशेषता क्या है? ये ज्वलनशील होता है। ये अब उसकी आपको थोड़ी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, इसकी विशेषता बता देता हूँ। ये क्या होता है? ये ज्वलनशील होता है। इस तेल की बात करें, ये ज्वलनशील होता है। अब कितने डिग्री टेम्परेचर जलेगा ये आपको बताएंगे अभी। ये ज्वलनशील होता है, कौन सा ज्वलनशील नहीं होता वो भी आपके सामने आएगा। एक तो इसकी विशेषता ये आती है, विशेषता मान लो या फिर अवगुण मान लो, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी विशेषता, ये आसानी से वाष्पीकृत नहीं होता। आप इसको गर्म करोगे, जैसे पानी को गर्म करते हैं, भाप के उड़ जाता है, भाप भर के वो वाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रकार ये तेल आसानी से हो तो होगा, लास्ट में आप इसको गर्म करते ही करते चले जाओगे तो वाष्पीकृत जरूर हो जाएगा, लेकिन आसानी से वाष्पीकृत नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये आती है, ये आसानी से वाष्पीकृत नहीं होता है। वाष्पीकृत होगा तो फिर तेल किस काम का वो, क्योंकि तो थोड़ा ट्रांसफर गर्म होगा, गर्म होकर उड़ जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि देखो पेट्रोलियम को शोधन से प्राप्त होगा तो उसको क्या कर सकते हैं? ये विशेष प्रकार का एक मोबिल ऑयल होता है। क्या होता है? विशेष प्रकार का मोबिल ऑयल होता है, जो मोटर गाड़ी में डाला जाता है, मोबिल ऑयल होता है। और इसकी विशेषता के बारे में जो आपको बताऊं मैं, कुछ विशेषता मान लो, गुण मान लो, और इसके बारे में बात कर सकता हूं। ये देखो साफ और शुष्क तेल होगा ना, वो विद्युत का सबसे अच्छा अचालक होगा। कैसा होगा? नमी रहित होगा। नमी सहित नहीं होगा, नमी रहित होगा, उसको कहते हैं शुष्क तेल। शुष्क तेल में उसमें तेल की ही मात्रा होगी। अब नमी की मात्रा कितनी होगी मैं आपको वही बताऊंगा। मैं आपको दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट सभी बातें बताऊंगा, जिसकी आप कल्पना करोगे कि ये हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी होता है, और आप किताबों में इतना मिलने वाला नहीं कि आपको बताने वाला हूं आपको, ठीक है ना। और जो कि परीक्षा में भी आने वाली चीज़ होती है वो भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी अपने परीक्षा में आने की संभावना होती है। लेकिन वीडियो को लास्ट में तक देखना, और इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार व्यक्त होते हैं, देखने के बाद या देखते समय क्या विचार व्यक्त होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, या आप अच्छी तरह इसको आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाते हैं, या फिर आपको पसंद आ रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करो। और इस वीडियो में के नीचे कमेंट्स में जाके अपने कमेंट्स जरूर लिखना, आपके मन में क्या विचार व्यक्त हो, बिल्कुल लिखना, ठीक है ना। ताकि हमें मुझे ये एहसास हो कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको और इम्प्रूवमेंट करके कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश करूं, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का, आपके दिमाग में किसी प्रकार का डाउट उत्पन्न नहीं हो। तो कमेंट जरूर लिखना और वीडियो को लास्ट एंड तक पूरा देखना। तो क्या कहेंगे, ये जो तेल होता है ये कह सकते हैं कि शुष्क ऑयल, एक तो कहते हैं शुष्क ऑयल। शुष्क ऑयल, शुष्क ऑयल किसको कहते हैं? शुष्क ऑयल मतलब होता है कि आप सूखा तेल होता है, साफ हो, जिसमें नमी नहीं होती, उसको कहते हैं शुष्क तेल व साफ तेल। शुष्क तेल व साफ तेल विद्युत का अच्छा अचालक होता है, विद्युत का अच्छा अचालक, रोधन मानते हैं, अचालक होता है। ये इसकी विशेषता होती है। अब इसके बारे में और देखा जाए कि इसमें क्या होना चाहिए, वो तेल के गुण पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन इसके बारे में देखेंगे ये जल्दी से नमी सोखने वाला नहीं होता है। ये लिखेंगे इसके गुण है, ये जल्दी से नमी सोखने वाला नहीं है, जल्दी से नमी सोखने वाला नहीं होता है। एक इसकी विशेषता ये आती है, किसकी? ये खनिज तेल की बात कर रहे हैं अपने। अब उसके वजह तो इसकी विशेषता है, फिर मैं कॉमन रूप से आपको बताऊंगा। सिंथेटिक तेल पढ़ेंगे, सिंथेटिक तेल पढ़ने के बाद में कॉमन रूप से तेल की विशेषताएं बताऊंगा, जिसमें से काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं बताऊंगा कि सिंथेटिक कितने, कि दोनों के साथ ही बताऊंगा। तो अब इसमें दूसरा प्रकार कौन सा पढ़ेंगे? दूसरा प्रकार आप पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक तेल, जो कृत्रिम विधि से बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे, कौन कौन से पदार्थ का प्रयोग करेंगे, वो आपको बताऊंगा। तो दूसरा प्रकार क्या पढ़ेंगे? दूसरा प्रकार अब पढ़ेंगे अपन यहाँ पे सिंथेटिक तेल। सिंथेटिक तेल पढ़ने वाले हैं। अब ये तो था आपका प्राकृतिक तेल, पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया, और ये होता है कृत्रिम तेल, ठीक है ना। ये होता क्या होता है? कृत्रिम तेल होता है, जिसको आप अंग्रेजी में लिखना चाहो लिख लो,
सिंथेटिक ऑयल, ये होता है कृत्रिम तेल। आप कृत्रिम तेल कैसे बनाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो ये दो रूप में होता है, वैसे देखा जाए तो ये दो प्रकार से बना सकते हैं, अकेला नहीं कि सिंथेटिक तेल एक ही होता है, दो प्रकार से बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, कौन कौन से पदार्थ प्रयोग करेंगे। एक तो होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन की सहायता से इसको एक सिंथेटिक तेल बनाएंगे। दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन द्रव्य, सिलिकॉन द्रव्य होगा और हाइड्रोकार्बन द्रव्य होगा, दोनों से दो प्रकार से बना सकते हैं। दोनों की विशेषता एक ही रहेगी, याद रखना दोनों की विशेषता एक ही रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि सिंथेटिक तेल के दो रूप होते हैं, एक सिलिकॉन द्रव्य से बनाया जाता है और दूसरा हाइड्रोकार्बन द्रव्य से बनाया जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि सिंथेटिक तेल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन और सिलिकॉन द्रव्य से मिलाकर बनाया जाता है। तो दोनों की कॉमन बात भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख दो, ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है, इसके बारे में लिखें कि ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार। एक होगा सिलिकॉन द्रव्य से बनाया जाएगा, सिलिकॉन द्रव्य से, और दूसरा क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन द्रव्य से। हाइड्रोकार्बन द्रव्य से बनाएंगे। ये कैसा होता है, देखो ये कृत्रिम तेल होता है, याद रखना। ये कैसा होता है, ये कृत्रिम तेल होता है, वो प्राकृतिक था और ये कृत्रिम तेल है। तो अधिकतर यही प्रयोग करते हैं, 80-90% तेल यही प्रयोग करते हैं। ये क्यों नहीं करते हैं और कहाँ करते हैं वो आपको बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन द्रव्य से जो बनाते हैं तो इसकी विशेषता क्या होगी, सिंथेटिक तेल की बात की जाए तो इनमें दोनों में अंतर आप कहोगे सर दोनों एक ही है तो दोनों को प्रयोग क्यों किया, दोनों का अलग अलग नाम क्यों रखा। ये भी तो बात सही है कि सिलिकॉन से बनाया और हाइड्रोकार्बन द्रव्य से बनाया, तो दोनों की विशेषता क्या है, कुछ विशेषताओं में अंतर है। मैं आपको अंतर बताता हूँ, इन दोनों की बताता हूँ। ये देखो मैंने आपको बताया ये ज्वलनशील होता है, लिखा है ये ज्वलनशील होता है। ये सिलिकॉन वाला कम ज्वलनशील होता है, कैसा होगा, कम ज्वलनशील होगा। और ये ज्वलनशील नहीं होगा, बस दोनों में यही अंतर है, ज्वलनशील नहीं होगा। दोनों में एक अंतर आ गया कि ये ये तो बिल्कुल ज्वलनशील होता है, ये कम होता है और ये ज्वलनशील नहीं होता है, दोनों में यही अंतर होता है। अब देखो कभी कभार ये पूछा तो नहीं गया अब तक, मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोकार्बन द्रव्य में कौन कौन से पदार्थ काम में लेते हैं। जैसे पैराफिन लेंगे, नेफ्थालीन लेंगे और एकोमोटिक्स लेंगे, ये प्रकार के जैविक पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पैराथीन और अपने नेफ्थालीन और एकोमोटिक्स, ये कुछ जैविक पदार्थ होते हैं। जैविक पदार्थों के हाइड्रोकार्बन द्रव्य होते हैं, इनकी सहायता से ये हाइड्रोकार्बन द्रव्य बनाया जाता है और ये सिलिकॉन से बनाया जाता है। अब देखो ये कैसे बनाएंगे और इसके बाद बनाने के इसके गुण तो मैंने आपको बता दिया कि ये होता है कम ज्वलनशील, ये होता है। तो इन ज्वलनशील की विशेषताओं के आधार पर इनका प्रयोग कहाँ करेंगे। ये ज्वलनशील था तो इनका प्रयोग मैंने आपको बताया कि आमतौर पर लगभग 80 से 90% यही करते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ आग लग सकती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जहाँ आग बुझाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो सकती है, जहाँ आग बुझाने के बाद में अपने वहाँ से कुछ उसका बचाव करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ कुछ इस प्रकार के जगह पर ट्रांसफार्मर तेल वो प्रयोग करेंगे जो आग न पकड़े, जिसमें आग लगने की संभावना नहीं हो। इसलिए कहते हैं हाइड्रोकार्बन द्रव्य वाला या फिर सिलिकॉन वाला या फिर कहते हैं सिंथेटिक तेल का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ करेंगे वो सुन लो बात, कि आप खुद समझोगे कि यहाँ डेंजर स्थान है, यहाँ पे ये तेल प्रयोग करने से नुकसान हो सकता है, तो वहाँ वो ये तेल प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो इसकी बात करें, इन दोनों के प्रयोग की बात करें, ये कहाँ प्रयोग करेंगे, ये लगभग सभी जगह प्रयोग होता है। जो स्थान मैं यहाँ लिखवाऊंगा उनको छोड़कर बाकी सभी जगह ये होगा प्रयोग। ये कहाँ प्रयोग होंगे वो अभी मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपको किसी ये कहाँ प्रयोग करेंगे, ये खनिज तेल की बात करें, ये प्रयोग होता है, मैं जहाँ स्थान दिखाता हूँ उनको छोड़कर बाकी से भी जगह ये होता है। अब ये सुन लो कौन कौन से होता है, मैं नाम भी लिखवा देता हूँ आप लोगों को कि कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये खनिज तेल की बात कर लेते हैं और ये सिंथेटिक तेल की बात कर लेते हैं। तो अब मैं दोनों का प्रयोग लिखवा देता हूँ आप लोगों को। इसका लिखेंगे, अब दूसरा लिखेंगे सिंथेटिक तेल। ये कृत्रिम विधि से बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसका प्रयोग लिख लो, ये कहाँ करते हैं, भूमिगत खदानों में करते हैं। कहाँ, भूमिगत खदानों में, ओपन जगह नहीं, भूमिगत अंडरग्राउंड जो खदान होते हैं, अंडरग्राउंड खदानों में करते हैं, जहाँ किसी सुरंग का काम हो या फिर अंडरग्राउंड और कोई काम किया गया हो या कोई भूमिगत अंडरग्राउंड कोई भवन हो या कुछ प्रोजेक्ट लगा रखा हो, वहाँ करते हैं। वहाँ जो ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं उन ट्रांसफार्मरों में सिंथेटिक तेल का प्रयोग अवश्य किया जाता है, क्योंकि वहाँ आग से काफ़ी नुकसान हो सकता है। एक तो ये होता है। फिर कहते हैं रिफाइनरी जहाँ होती है, कहाँ, रिफाइनरियों में। रिफाइनरी एक बहुत डेंजर स्थान है। रिफाइनरी जहाँ होती है, रिफाइनरी में जो ट्रांसफार्मर प्रयोग होते हैं वहाँ सिंथेटिक तेल का प्रयोग करते हैं, लिखते जाना। और
और ये लिख लो खतरनाक स्थानों में। खतरनाक स्थान कहाँ होंगे? जहाँ आग लगने के बाद में बुझाने का प्रबंध कम होता है और वहाँ जो नुकसान होने की संभावना होती है, खतरनाक स्थानों पर इसका प्रयोग करते हैं। और कहाँ कर सकते हैं? आपको और भी जगह बताऊंगा इसी में, जैसे सुरंगों में करते हैं। सुरंग जहाँ लंबी सुरंग होती है, कई 2-2 किलोमीटर की सुरंगें होती हैं, जहाँ आग बुझाने की व्यवस्था बहुत कम होती है, आग लग भी जाएगी, बुझ भी जाएगी, लेकिन वहाँ गैस कितनी हो जाएगी, बाकी बहुत नुकसान हो सकता है। तो कह सकते हैं सुरंगों में, सुरंगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसको टनल बोलते हैं। टनल में इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? मैं ये बता रहा हूँ, ये स्थान छोड़ के बाकी सब जगह यही होगा। और कहाँ करते हैं? धातु जो प्रोसेसिंग वर्कशॉप होते हैं, लिख दो धातु प्रोसेसिंग वर्कशॉप प्लांट में, वर्कशॉप प्लांट में जो ट्रांसफार्मर प्रयोग होते हैं, वहां उन ट्रांसफार्मरों में सिंथेटिक तेल का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ थिएटर होते हैं, लंबे लंबे चौड़े थिएटर होते हैं, थिएटर लिख लो, थिएटरों में इसका प्रयोग करते हैं। थिएटरों में जो ट्रांसफार्मर प्रयोग होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग करते हैं। और छोटी सी बात और बताऊँ, एक सिनेमा हॉल होता है, जहाँ सिनेमा हॉल होता है, बड़े बड़े सिनेमा हॉल होते हैं ना, सिनेमा हॉल होते हैं, वहाँ सिनेमा हॉलों में जो ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं वहाँ भी सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ आग लगने से काफ़ी नुकसान की संभावना होती है। और जो खुले में अपने जो ग्रामीण क्षेत्र देखते हैं, जो अपने शहरी क्षेत्र देखते हैं, एग्रीकल्चर एरिया देखते हैं, वहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं उनमें सब में होता है मिनरल ऑयल, खनिज तेल होता है। बाकी ये स्थान जो मैंने आपको लिखा है यहाँ, ये होता है सिंथेटिक तेल। किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का मैंने आपको बताया है। दोस्तों ये तो थे इनके उपयोग की बात। अब कहेंगे ट्रांसफार्मर तेल में गुण क्या क्या होने चाहिए। गुण की बात जरूर करते हैं कि गुण में ही एक प्रश्न पूछा जाता है। अब ये मैं ये नहीं बता रहा कि आपको कि मैं मिनरल ऑयल की गुण बताऊंगा, या फिर आपको ये नहीं बताऊंगा मैं सिंथेटिक ऑयल की तेल बताऊंगा। मैं सिर्फ ओनली ट्रांसफार्मर तेल की गुण बता रहा हूँ, प्रकारों के ऊपर नहीं जाएंगे। अपन ये बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर तेल में गुण क्या क्या होने चाहिए। यदि इस गुण में कमी होती है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो भी देखेंगे कि इन गुणों में कमी है तो कारण क्या हो सकते हैं, कारणों का निवारण कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। अब गुण में कमी होगी तो ये कैसे पता लगेगा अपने को कि इस तेल के गुण में ये कमी हो चुकी है, उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कितने प्रकार से करेंगे, किस मशीन का प्रयोग करेंगे, वो भी आपको आज मैं बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट टाइम तक देखते रहिए और अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसफार्मर तेल के गुण की बात कर लेते हैं। मैं इनको मिटा देता हूँ और ट्रांसफार्मर तेल में गुण की बात कर लेता हूँ। अब क्या बात करेंगे, ट्रांसफार्मर तेल में गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, इसकी बात करते हैं। क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, इसकी बात करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं परिणाम मित्र तेल में गुण। परिणाम मित्र तेल के गुण, तेल में गुण। गुण क्या क्या होने चाहिए, होते क्या क्या हैं, वो तो ट्रांसफार्मर की कंडीशन देखी जाती है, होने क्या चाहिए उनकी बात आज अवश्य करेंगे, उनके बारे में अवश्य देखेंगे। तो सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, ये दो तुम आपको लिखा सकोगे जिसकी विशेषता है अचालक प्रदान करना। तो सबसे पहला गुण होना चाहिए कि विद्युत का अच्छे से अच्छा अचालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्युत का अच्छे से अच्छा अचालक होना चाहिए। लिख लो, ये विद्युत का अच्छा अचालक, इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, अचालक होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी विशेषता ये होनी चाहिए इसकी। और क्या होनी चाहिए इसकी विशेषता के बारे में देखा जाए, और ये होना चाहिए कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए। क्यों, रेजिस्टेंस उच्च होगा तो धारा को प्रवाह से रोकेगा। इसलिए कहते हैं सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा अचालक कौन सा होता है, सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा होता है, जिसमें प्रतिरोध का मान अति उच्च होता है, अधिक से अधिक होता है, वो सबसे अच्छा अचालक होता है या कुचालक पदार्थ होता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का कुचालक पदार्थ है, तरल पदार्थ है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे इसके बारे में, लिख लो कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। एक विशेषता इसकी ये होनी चाहिए, सबसे अच्छी विशेषता। कूलिंग तो अपने आप ही प्रदान कर देगा कि हाई मेल्टिंग, हाई फायरिंग पॉइंट होगा तो कूलिंग अपना आप प्रदान कर देगा। अब देखो कभी कभार आता है कि उच्च इसका यदि विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है कि इतने डिग्री पर कितना होना चाहिए। यदि उससे कम है तो क्या होगा, ये अच्छा अचालक की बातें करिए नहीं करेगा, ये भी पूछा जाता है। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। इसके विशिष्ट प्रतिरोध की यदि बात की जाए यहाँ से तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 90 डिग्री सेंटीग्रेड इसको गर्म कर दोगे आप लोग,
इसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे या उसको ये इसका तापमान चला जाता है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 × 10⁻10 ओम सेंटीमीटर होना चाहिए। ये इसकी विशेषता है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना तो होना ही चाहिए। अब कहेंगे सर ये तो 90 डिग्री हाईएस्ट है कि इससे अधिक हो जाता है और घट जाएगा। अब आपको पता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि कुचालक में क्या गुण होता है। कुचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का कुचालक है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक भी ऋणात्मक है। अब प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है कि गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है या बढ़ता है। घटेगा तो ऋणात्मक और बढ़ेगा तो धनात्मक। तो इसका क्या होता है, पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर तेल का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, ट्रांसफार्मर तेल का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक लिख लो, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इसका ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि एक कुचालक पदार्थ है। कुचालक का और अर्धचालक का ऋणात्मक होता है। और ये तो मैं उस चालक के एक टॉपिक पे चला गया और मैंने कुचालक, अर्धचालक और चालक के जो प्रतिरोध ताप गुणांक पे अच्छा से अच्छा एक बहुत मस्त इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखा है, ताकि भविष्य में कभी भी प्रकार की गलती नहीं हो सकती आपसे इसका किसी प्रश्न का आंसर देने में। वो आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैंने ट्रांसफर तेल का वहां वर्गीकरण कर रखा है, वहां ट्रांसफर तेल के बारे में बताया है कि तरल जो कुचालक होते हैं उनमें भी विशेषता होती है। ये क्या है, तरल कुचालक है, ठीक है ना। तो तरल कुचालक के बारे में कौन सा प्रयोग करेंगे, ट्रांसफर तेल ही प्रयोग करते ज्यादातर देखा जाए तो। एक तो इसकी विशेषता होती है। अब कहेंगे 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं होता है, ये जो हाईएस्ट होता है कि मिनिमम देखी जाए तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेते हैं। इसका कितना लेंगे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंगे। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1500 × 10⁻12 ओम सेंटीमीटर होता है। ये याद रखने वाली बात आ गई, ठीक है ना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब आप सोचो कि 90 से 27 पर पहुंचे तो टेम्परेचर कम हुआ तो प्रतिरोध बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऋणात्मक होता है। टेम्परेचर कम, प्रतिरोध बढ़ना चाहिए। 90 से 27 पहुंचता तो 1500 डिग्री, ये तो 35 था, यहाँ 1500 इतना बढ़ चुका है। इसलिए ठंडा तेल होगा, अच्छे से अच्छा कुचालक की भांति कार्य करेगा। यदि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तो ये अच्छा एक कुचालक की भांति कार्य करने वाला होता है। एक आती है। और इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उन गुणों की यदि बात करें, लो विस्कोसिटी का मान होना चाहिए। इसकी विस्कोसिटी, फैलने के जो गुण होता है ये इसका है लो विस्कोसिटी। लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, निम्न सान्यता होनी चाहिए, निम्न शांता होनी चाहिए। मतलब कि फैलने का गुण कम से कम होना चाहिए इसके अंदर, एक ही आता है। और यदि इसकी में गुणों की बात की जाए तो हवा में रखा जाए, तेल को यदि खुले स्थान पर रखा जाए तो नमी कम से कम सोखने वाला होना चाहिए। ये भी इसमें गुण आ सकता है। क्या रखेंगे कि यदि इसको वायु में खुला छोड़ा जाए तो नमी कम से कम सोखने वाला होना चाहिए। लिख लो आप ये पॉइंट, मैं बहुत से आपको पॉइंट बताऊंगा कि खुले वायु में छोड़ा जाए, वायु में रखा जाए या खुले में रखा जाए तो नमी कम से कम या नहीं सोखने वाला होना चाहिए, नहीं सोखने वाला होना चाहिए, तो अच्छे से अच्छा होगा ये, ठीक है ना। तो अच्छे से अच्छा क्या कहलाएगा, एक प्रकार का कुचालक तेल कहलाएगा। अब एक ये तो कहाँ पे बात आ गई, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि अचालक के तौर पे बात आ रही है, ये बात आ रही है अचालक के तौर पर। लेकिन इसकी बात की जाए तो ये कब शीतलता कब प्रदान करेगा, उसकी बात की शीतलता कब प्रदान करेगा कि यहाँ मैंने आपको सारी बातें बताई। ये अचालक के तौर पर अच्छा अचालक होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, विस्कोसिटी का मान कम होना चाहिए, वायु में नमी सोखने वाला नहीं होना चाहिए, ये तो इसकी बात है। अब इसके बारे में, शीतलता के बारे में, कूलिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो क्या होना चाहिए। अब कूलिंग सिस्टम की बात करें तो उसका ज्वलनशील बिंदु, फायरिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, फायरिंग पॉइंट निम्न ताप पर, फायरिंग पॉइंट उच्च होना चाहिए। याद रखना, इसका जो ज्वलनशील बिंदु है, इसका ज्वलन बिंदु या फायरिंग पॉइंट कम से उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जल्दी से आग न पकड़े और ट्रांसफार्मर को शीतल करता रहे, इसलिए इसका फायरिंग पॉइंट उच्च होगा तो अच्छे से अच्छा ये एक शीतलता प्रदान करेगा। उसके बाद में देखा जाए तो अब नमी की बात की, एक चीज़ और आ गई मैं आपको बताता हूँ। इधर नमी की बात की जाए तो नमी देखो, वायु में रखा जाए तो नमी नहीं सोखने वाला होना चाहिए, मैंने एक पॉइंट लिखवाया है। तो नमी कितनी होनी चाहिए ये भी तो पूछा जा सकता है कि ऐसा तो कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जहाँ नमी नहीं हो। हवा के संपर्क में रहेगा या फिर प्रकृति के संपर्क में रहेगा तो नमी अवश्य मिलेगी। तो नमी कितनी हो सकती है जो अच्छे से अच्छा एक ट्रांसफार्मर ऑयल कहला सकता है,
तो कह सकते हैं 50 ppm की मात्रा होनी चाहिए। इसमें नमी की बात की जाए तो क्या होना चाहिए, 50 ppm। इतनी नमी तो ये सहन कर सकता है कि अच्छे से अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल कैसा इसको कह सकते हैं। 50 ppm का मतलब क्या होता है, देखो इस ppm की फुल फॉर्म दिखा देता हूं आपको, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि 1 मिलियन बूंद, यहाँ पे 1 मिलियन बूंद किसी रखेंगे, तेल के रखेंगे, और एक बूंद ऊपर से किसके डाल सकते हैं, पानी की डाल सकते हैं, तो वह उसमें समायोजित हो जाएगा, उसको कह सकते हैं। यहाँ तक ट्रांसफार्मर तेल की गुणवत्ता में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ट्रांसफार्मर तेल के गुण में कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो कितना होना चाहिए, इसमें पानी की मात्रा मान लो या नमी की मात्रा मान लो, 50 ppm होनी चाहिए। याद रखने वाली बात आ गई कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी कितनी हो सकती है कि वो अच्छा से अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होने वाला हो, जिसमें कहते हैं 50 ppm, 50 पार्ट्स पर मिलियन है कि 50 बूंदे तो पार्ट्स, 50 बूंदे रहेंगी तेल की और 1 बूंद रहेगी पानी की, तब तक इसमें समायोजित किया जा सकता है और अच्छे से अच्छा कुचालक कहला जा सकता है। ये तो थे इसके गुण, किसके, ट्रांसफार्मर तेल में गुण होने चाहिए। अब आपको और पूछा जाए कि इन गुणों में जो कमी आती है, ठीक है ना, और जो कमी किस कारण से आती है, जो ये गुणों को नष्ट करने वाला हो, तो एक ही चीज आती है, गुणों में कमी होगी तो नमी के कारण होगी। तो नमी प्रवेश न हो, ट्रांसफार्मर तेल में नमी प्रवेश नहीं हो, इसलिए मैंने आपके ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स पढ़ाए थे, वहां मैंने आपको ब्रीदर पढ़ाया था, याद होगा। ब्रीदर क्या है, एक प्रकार का शोषक होता है, एक पार्ट्स होता है जो तेल में नमी को प्रवेश से रोकता है। तो ब्रीदर में क्या रखेंगे, सिलिका जेल रखेंगे जो वायु की नमी को सोखती है और शुष्क हवा ही जाने देती है। ट्रांसफार्मर तेल में नम वाली हवा नहीं जाएगी तो ट्रांसफार्मर तेल में नमी नहीं होगी। इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर तेल के अंदर जो शोषण क्रिया पूरी होती है ट्रांसफार्मर में, तो शुष्क हवा का प्रवेश होना चाहिए, न कि नमी वाली हवा का। शुष्क हवा का प्रवेश होगा तो ट्रांसफार्मर के तेल में किसी प्रकार की गुण में कोई कमी नहीं आएगी और ट्रांसफार्मर तेल में नमी नहीं जाएगी। इसलिए कहते हैं उसके लिए आपने ब्रीदर में सिलिका जेल का प्रयोग किया था, याद होगा, आप लोगों को नोट्स बनाए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्य कार्य क्या हुआ, नोट लगाने वाले बात आगे, नोट लगा के लिख लो कि ट्रांसफार्मर तेल क्या कार्य करता है। दो बातें आपके सामने, ट्रांसफार्मर तेल ट्रांसफार्मर में ताप नियंत्रित करता है, मतलब कि अर्थात ताप नियंत्रण का मतलब कि इसमें शीतलता प्रदान करता है। इसका दो मुख्य कार्य हैं, वो सबसे पहले भी बताया था, फिर भी बीच में नोट लगाने वाली बात आ गई कि ट्रांसफार्मर तेल करता क्या है। ये आपको पता है कि शीतलता प्रदान करता है, ये कह सकते हैं कि ताप को नियंत्रित करता है, ताप को कंट्रोल करता है, क्योंकि शीतलता देगा तो ताप को कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसका दूसरा काम आता है, ये ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन प्रदान करता है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बीच में करता है, कोर वाइंडिंग के बीच में करता है, कोर बॉडी के बीच में करता है, प्रत्येक वाइंडिंग के बीच में करता है, सब जो पार्ट्स अंदर सब में क्या करेगा, इंसुलेशन प्रदान करेगा। तो दो ही काम होंगे, शीतलता प्रदान करना और ट्रांसफार्मर में अचालक की भांति इंसुलेशन प्रदान करना, ये दो मुख्य कार्य हैं। अब आपको ये बताने वाला हूँ आपको, देखो धीरे धीरे कि इस तेल के अंदर ये जो मैंने आपको गुण लिखवाए ना, गुणों में कमी क्यों आ सकती है, उस कमी के बारे में देखते हैं। अब देखो, अब क्या लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर तेल में के गुण में कमी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जो ट्रांसफार्मर तेल में की गुण में कमी हो सकती है। तो देखो, सबसे पहला कारण आता है कि हवा में छोड़ा जाए, हवा के संपर्क में आने से तेल में नमी व धूल प्रवेश होती है। तेल में नमी व धूल प्रवेश होती है तो तेल के अभिलक्षणों को प्रभावित करती है। तो सबसे पहला काम होता है, इन सबका एक ही उदाहरण निकल के आता है कि नमी नहीं होनी चाहिए। नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर का प्रयोग किया था, जहां सिलिका जेल प्रयोग की गई थी। एक तो ये आता है। फिर उसकी दूसरी बात करते हैं कि वाइंडिंग गर्म होती है, कोर गर्म होते हैं, तो वहाँ कुछ उसके अंश टूट के या कुछ गंदगी धूल मिट्टी नीचे उसके तली में जम जाती है, जो कि ट्रांसफार्मर तेल को प्रभावित करते हैं। तो कह सकते हैं वाइंडिंग व कोर के नीचे वाला, वाइंडिंग व कोर के नीचे जो तल होता है वहाँ कुछ गंदगी सेडमेंट जम जाते हैं। सेडमेंट जम जाने से क्या होता है कि ट्रांसफार्मर तेल को प्रभावित करता है और ट्रांसफार्मर तेल धीरे धीरे खराब हो सकता है, क्योंकि जो तली के नीचे जो कचरा जमेगा, जो धूल मिट्टी के कण चले जाएंगे वो जमेंगे, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे नमी सोखने वाले होंगे, अंदर नमी सोख लेंगे, ट्रांसफार्मर तेल की जो गुणवत्ता है उसको समाप्त करने वाले होंगे। तो वाइंडिंग और कोर के जो तल होता है वहाँ कुछ गंदगी जम जाती है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर तेल प्रभावित होता है। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या होता है, देखो कोर होगा, अंदर कोर है, लोहे की कोर है, तांबा है और विभिन्न प्रकार के धात्विक पदार्थ होंगे, कुछ इंसुलेशन मटेरियल लगा लगेंगे जो कि गर्म होते हैं। तो क्या करते हैं, अम्ल एक एसिड बढ़ाते हैं, अम्ल पदार्थ का निर्माण करते हैं, अम्ल के एसिड का निर्माण करते हैं। तो जिसमें क्या होता है, तेल की प्रतिरोधकता और पराविद्युत सामर्थ्य प्रभावित होती है। कहाँ से, देखो अंदर क्या होगा, आपको पता है कि टैंक में क्या होगा, टैंक में कोर होगी, टैंक में वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग के बीच में अपने इंसुलेशन होगा, कुछ और इंसुलेटिंग मटेरियल होंगे।
तो वो क्या होंगे, धीरे 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 गर्म होंगे तो कुछ अम्ल का निर्माण होगा वहाँ में। अम्लता बढ़ाते हैं, अम्लता बढ़ाते हैं, तो अम्लता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तेल की प्रतिरोधकता घट जाएगी, तेल की प्रतिरोधकता घटेगी। और दूसरा क्या घटेगी, पैरा विद्युत सामर्थ्य घटेगी। अतः पैरा विद्युत सामर्थ्य क्या होती है उसकी बात करते हैं। देखो मैंने आपको पैरा विद्युत सामर्थ्य के बारे में एक अच्छा टॉपिक बना रखा है, अच्छा वीडियो बना रखा है, यदि आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रत्येक एक इंसुलेटिंग मटेरियल का पैरा विद्युत सामर्थ्य मैंने बताया है, एक सारणी के द्वारा बताया है। आप देखोगे तो आपको भविष्य में कभी समस्या ही नहीं आएगी। वहाँ मैंने ट्रांसफार्मर ऑयल का भी जिक्र किया है, ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में बताया है कि ट्रांसफार्मर ऑयल की पैरा विद्युत सामर्थ्य कितनी होती है, 30 किलोवोल्ट पर एमएम होती है। अब पैरा विद्युत सामर्थ्य क्या होती है आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, फिर भी मैं उसकी एक परिभाषा बता देता हूँ। देखो ट्रांसफार्मर तेल की बात करें तो वह अधिकतम वोल्ट जिसको बिना भंजक हुए सहन कर सकता है वह ट्रांसफार्मर तेल की पैरा विद्युत सामर्थ्य होती है। वह अधिकतम वोल्ट जिसको बिना भंजक हुए सहन कर सकता है वह पैरा विद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो इसकी पैरा विद्युत सामर्थ्य को प्रभावित करता है। तो क्या कह सकते हैं, कोर, वाइंडिंग, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल या कुछ विलीनता धात्विक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, अम्लता को बढ़ाते हैं, जो ट्रांसफार्मर तेल की प्रतिरोधकता और उसकी पैरा विद्युत सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं, जो उसके तेल की गुण में कमी करते हैं। ये आपके 3 गुण थे, किसके, ट्रांसफार्मर तेल के 3 गुण थे। अब आपको बताता हूँ ट्रांसफार्मर तेल में गुण में कमी होगी तो कैसे पता लगेगा अपने को कि ट्रांसफार्मर तेल के गुण में कमी आ सकती है या कमी आ चुकी है, जो एक टेस्टिंग के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर तेल की टेस्ट करेंगे, ट्रांसफार्मर तेल का परीक्षण करेंगे। काफी बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है, ट्रांसफार्मर तेल के कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं। आज जो परीक्षण के बारे में बताऊंगा, 4 परीक्षण किए जाते हैं। चारों परीक्षणों में होता क्या है, किस चीज की पहचान करते हैं कि ट्रांसफार्मर तेल के गुण में कमी आ चुकी है, जिसको अब प्रयोग नहीं कर सकते, जो ट्रांसफार्मर तेल को हानि पहुंचा सकता है, ट्रांसफार्मर खुद को हानि पहुंचा सकता है। तो अब किसकी बात करेंगे, ट्रांसफार्मर तेल का परीक्षण देखते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर तेल का परीक्षण देखेंगे यहां से। अब उसकी बात कर लेते हैं। देखो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, छोटे छोटे प्रयोग हैं। अब लिखेंगे ट्रांसफार्मर तेल का परीक्षण, परिणामित्र तेल का परीक्षण, परिणामित्र तेल का परीक्षण। किस परीक्षण से किस चीज की पहचान करने वाले हैं और किस प्रकार कर सकते हैं उसकी बात करने वाले हैं आप, ठीक है ना। परीक्षण में सबसे पहला परीक्षण कौन सा आता है, फील्ड टेस्ट आता है। सबसे पहला आता है फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट करेंगे जिसको कहते हैं क्षेत्र परीक्षण। अब क्या करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बारे में क्या करने वाले हैं उसका आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद दूसरा परीक्षण कौन सा करने वाले हैं, दूसरा परीक्षण करेंगे। उसके बाद क्रेकल टेस्ट होता है, किसको कहेंगे, क्रेकल टेस्ट। क्रेकल टेस्ट। अब क्रेकल टेस्ट में क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा मैं, इसका वर्गीकरण करूंगा पूरा आपको बताऊंगा। क्रेकल परीक्षण होता है, क्योंकि परीक्षण और भी आएंगे आपके सामने, मोटरों के परीक्षण आएंगे, उससे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का परीक्षण नहीं है। कुछ मिलते जुलते शब्द आएंगे आपके सामने, कुछ मिलते जुलते शब्द आएंगे, आप भ्रमित मत होना। क्योंकि फील्ड टेस्ट आएगा, जैसे क्षेत्र नियंत्रण विधि आ गई, फील्ड टेस्ट आ गया, वहाँ भी कुछ नाम आते हैं, तो आप भ्रमित मत होना। मैं आपको ये 4 परीक्षण बता रहा हूँ, इन चारों परीक्षणों को ट्रांसफार्मर तेल में ही प्रयोग करते हैं, बाकी किसी जगह प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ परीक्षण इस प्रकार के आएंगे मशीनों में करते हैं, जिनका मिलता जुलता शब्द आएगा, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर तेल का परीक्षण नहीं है, या फिर निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर तेल का परीक्षण किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जाएगा। एक होता है पैरा विद्युत परीक्षण, और अगला क्या होगा, पैरा विद्युत परीक्षण आएगा। आपको डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट करते हैं, याद रखना मेरी बात, लिखते चले जाना, जिसको बोलते हैं पैरा विद्युत इसकी बात करेंगे, पैरा विद्युत परीक्षण की बात करेंगे। 3 टेस्ट हो गए, एक ये, 2 ये हो गए पैरा विद्युत। एक होता है एसिडिटी टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं अम्लता परीक्षण बोलते हैं। क्या होता है, एसिडिटी टेस्ट होता है। क्या होता है, एसिडिटी टेस्ट होता है, अम्लता परीक्षण बोलते हैं। इसकी भी बताऊंगा आप लोगों को, पूरी जानकारी दूंगा आप लोगों को मैं। इसको बोलते हैं अम्लता परीक्षण, कि तेल में अम्ल की मात्रा तो नहीं बढ़ गई है, अम्लता परीक्षण बोलते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर तेल की क्या होगी, पैरा विद्युत सामर्थ्य घट जाएगी और वो आग पकड़ने वाला हो जाएगा, वो एक शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करना शुरू कर देगा। ये आपके सामने परीक्षण आएंगे। अब इन परीक्षणों में होता क्या है उसके बारे में देख लो, आपको बता देता हूँ इन परीक्षणों में क्या क्या होगा। मैं यही छोटा सा ग्रुप बता देता हूँ, लिख लेना आप धीरे धीरे, कोई ज़्यादा हार्ड लंबा चौड़ा नहीं है, यही इसके बारे में बता देता हूँ। देखो मैं, देखो इसकी बात करेंगे, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इसकी बात कर लो यहाँ से, इसकी बात करेंगे, फिर धीरे धीरे बताता हूँ इस परीक्षण में क्या होता है। जैसे कि हीटर पे अपने कुछ
आसुत जल ले लिया, मतलब कि डिस्टिल वाटर ले लिया, डिस्टिल वाटर को गर्म किया, वो ज़्यादा उबले नहीं, गर्म कर दिया, और उसका जो स्थल है, जो उसका सतह है बिल्कुल प्लेन, मतलब कि एकदम स्थिर सतह है उसकी, कि गर्म तो है लेकिन स्थिर सतह, उसमें तेल, उसमें क्या करेंगे, एक ट्रांसफर तेल की बूंद डालेंगे। अब बूंद डालेंगे तो क्या होगा, देखो वो उसमें समायोजित नहीं होगा, बूंद डाला उसके अंदर, या फिर ऐसे मान लो कि किसी गर्म स्थान पर बूंद डालते हैं तो बूंद गोल हो जाती है, अपना क्षेत्र फिर बिल्कुल गोलाई में कर लेगी, बूंद डाला और एक गोल की तरह हो जाएगी। या फिर तो या तो बूंद डालेंगे तो चिपक जाएगी, वहां से बिल्कुल फैल जाएगी, चपटी हो जाएगी एक तो, और एक वो बूंद यदि सही तेल होगा, अपने हिसाब से बिल्कुल ओके 100% शुद्ध तेल होगा, जिसमें नमी की मात्रा नहीं होगी और कुछ अम्ल की मात्रा नहीं होगी, तो क्या होगा, वो बूंद गोलाई पकड़ लेगी अपने स्थान पर। याद रखना बात। तो क्या कर सकते हैं, एक नली के द्वारा, एक नली, ऐसे तो बूंद कैसे लेना, एक नली के द्वारा तेल की बूंद डालते हैं। कहाँ पे डालते हैं कि हीटर के ऊपर जो आसुत जल है वो गर्म है, उसकी सतह बिल्कुल स्थिर है, उसके शांत प्रकोष्ठ पर, उस सतह पर एक ट्रांसफर ऑयल की बूंद डालते हैं। तो बूंद डाली जाती है तो क्या होता है, तेल सही होता है, लिखना, तेल सही होता है तो बूंद अपनी आकृति बनाए रखेगी। बूंद कैसी होती है, गोल होती है, तो तेल अपनी आकृति बनाए रखेगा, तेल की आकृति गोल होगी, ऐसे मान लो गोल होगी, कहाँ पे गर्म स्थान पर डालेंगे तो गोल होगी, या फिर अपनी आकृति जो अभी तेल की और बूंद की आकृति कैसी होती है, गोल होती है। ये तो सही नहीं होगा। अब देखो इसकी बात करें, सही नहीं होगा तो तेल की आकृति चपटी हो जाएगी। क्या लिखेंगे, तेल सही नहीं होगा तो तेल की आकृति चपटी हो जाएगी, तेल की बूंद की आकृति चपटी हो जाएगी। दो बातें आ गई। अब चपटी हो जाएगी, दोनों बातें पूछ जाएंगी, तेल की आकृति, तेल की बूंद की आकृति गोल नहीं है, या आपने जो प्रारंभिक स्वरूप था उसको बना के नहीं रखा, तो क्या होगा, ये तेल सही नहीं है, प्रयोग किया गया तेल। ये क्या कहेंगे, ये बिना प्रयोग का तेल है, फ्रेश तेल है, ये तेल प्रयोग किया हुआ है बूंद की आकृति में। अब कहेंगे तो प्रयोग किया हुआ तो क्या इसको फिल्टर के द्वारा प्रयोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, अब तेल की बूंद देखी जाएगी, बूंद ने कितना क्षेत्रफल घेरा है, देखो मैंने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, बूंद ने कितना क्षेत्र घेरा है, जैसे यह बूंद डाली और बूंद ने कुछ ज्यादा स्थान ग्रहण कर लिया, याद रखना, बूंद, तो बूंद कितना क्षेत्र घेरेगी, 15 mm से। अब उसकी बात कर लेते हैं, यहां से इसकी बात करेंगे, 15 mm से 18 mm का क्षेत्र घेरती है, या क्षेत्र या स्थान ग्रहण करती है, क्षेत्र का स्थान ग्रहण करती है, तो वह तेल फिल्टर करके दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। 18 से ऊपर चला गया, 15 और 18 के बीच में आएगा तो तेल दोबारा प्रयोग करने वाला हो सकता है, अन्यथा तेल दोबारा प्रयोग करने वाला नहीं होगा, उसको फेंक दो, नया तेल ले आओ, वो फिल्टर करने के बाद भी सही से प्रयोग होने वाला नहीं होगा। ये इस तेल की एक गुण था। कैसा था, क्षेत्र टेस्ट, फील्ड टेस्ट करके कर सकते हैं। अगला क्या देखेंगे, क्रेकल टेस्ट देखने वाले हैं। फिर देखेंगे पैराविद्युत सामर्थ्य टेस्ट, लगभग पैराविद्युत सामर्थ्य ही टेस्ट किया जाता है, क्रेकल टेस्ट भी बहुत कम करते हैं, अम्लता टेस्ट भी बहुत कम करते हैं। अधिकतर कौन सा करते हैं, 70 से 80% पैराविद्युत सामर्थ्य टेस्ट करते हैं, जो अपने यहाँ 3 नंबर पे चल रहा है। तो क्या करेंगे, अब क्रेकल टेस्ट देखने वाले हैं। अब किसके बारे में देखेंगे, अब इसके बारे में देखेंगे, ये देख लो, ये दो तो इसके बारे में हो गए। अब देखेंगे क्रेकल टेस्ट क्या होता है, इस क्रेकल टेस्ट की बात करते हैं, यहाँ से इसकी बात करेंगे। अब एक बात कर ली, इसके बारे में क्रेकल टेस्ट क्या होता है, कुछ हार्ड नहीं है। अब आपको बताऊं, ये सिर्फ ओनली नमी की बात करते हैं, तेल में नमी की जांच करते हैं कि नमी है या नहीं है। कैसे करेंगे, जैसे आप लोगों को बताऊं क्रेकल टेस्ट कैसे करते हैं। जैसे एक लोहे की छड़ ले ली, रोड ले ली एक लोहे की, या फिर लोहे की एक स्टील की पाइप ले ली, दोनों ही देख रहे हैं, स्टील की पाइप ले लेते हैं, लोहे की नहीं, स्टील की पाइप या स्टील की एक छड़ ले लेते हैं, जिसको लाल गर्म कर लेते हैं। याद रखना, जिसको लाल गर्म किया, आगे से पीछे से पकड़ लिया, आगे से लाल गर्म कर लिया, उसको बिल्कुल ताप में देकर लाल गर्म कर लिया। अब उसको ट्रांसफर तेल में डुबोते हैं। तो आपको पता है कि लाल गर्म के ऊपर पानी की बूंद जाती है तो चटचटाहट की आवाज आती है, चटचटाने की आवाज आती है। तो चटचटाने की आवाज क्यों आती है, तो इसलिए आती है कि वहां पे जैसे अपने तेल गर्म है, तेल गर्म में एक बूंद पानी की डाल दो तो वहां चटचट की आवाज आएगी, वो तेल सारा बाहर और निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां कुछ पानी की मात्रा गई। तो पानी क्या करता है, चटचटाने की आवाज उत्पन्न करता है। तो वो लाल छड़ आपने स्टील के लिए उसको गर्म किया और तेल में डुबोया तो वहां चटचटाने की आवाज आएगी। इसका मतलब समझ जाएंगे क्या, कि तेल में नमी है। इसलिए कहते हैं क्रेकल टेस्ट से क्या करते हैं, क्रेकल टेस्ट से लाल छड़, स्टील की छड़ या लोहे की छड़ को गर्म किया जाता है और तेल में डाला जाता है, इत्यादि तेल में डाला जाता है। अब तेल की आवाज के अनुसार उस तेल की टेस्टिंग करते हैं। अब तेल में यदि चटचटाने की आवाज आती है, तेल में क्या लिख लो, चटचटाने की आवाज आती है,
आती है तो तेल में नमी है। एक तो ये इसकी व्यवस्था है, तेल में क्या है, नमी है। और यदि कड़कड़ाहट की आवाज आती है तो क्या है, तेल शुष्क है। क्या लिखेंगे, तेल में कड़कड़ाहट की आवाज आती है तो तेल शुष्क है, बिल्कुल शुद्ध तेल है, इसको काम में ले सकते हैं। दोनों बातें आपको बताई है मैंने आपको, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट की बात करते हैं। ये इसमें क्या है, तेल में नमी की जांच करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। अब बात करेंगे किसकी, डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट किसकी बात करते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, तेल की पराविद्युत सामर्थ्य का परीक्षण किया जाता है। तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का परीक्षण किया था कि तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी बच चुकी है, ठीक है ना। जिसको तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इकाई क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की पराविद्युत सामर्थ्य की किलो वोल्ट पर एमएम होती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ये इंसुलेशन, ये लिखे ऑयल टेस्टिंग मशीन आती है, ऑयल इंसुलेशन टेस्टिंग मशीन आती है, ऑयल इंसुलेशन टेस्टिंग मशीन आती है। इसकी जांच इस मशीन के द्वारा की जाती है। ऑयल इंसुलेशन टेस्टिंग मशीन की बात करते हैं, इसके द्वारा इसकी जांच करते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो मैं एक छोटा डायग्राम इधर बना देता हूँ। इसमें होता क्या उसकी बात करता हूँ। देखो इसमें कुछ नहीं होता, पूरे एक मशीन टेस्टिंग किट होती है और EST वोल्टेज दिए जाते हैं। याद रखना, EST वोल्टेज उसमें दिए जाते हैं। EST एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज दिए जाते हैं। कितने होते हैं, किलो वोल्ट में होते हैं। याद रखना, किलो वोल्ट में होते हैं। अब कैसे होता है, देखो पूरी मशीन की बात नहीं करूँगा। एक छोटा सा प्लास्टिक या कांच का डब्बा होता है, छोटा सा प्लास्टिक या कांच का डब्बा होता है, ऐसे इस प्रकार का होता है। देखो आपको चित्र बना के दिखाता हूँ आपको, आप कहोगे सर वास्तव में कुछ ऐसा होता ही है। ये मैंने एक डब्बा लिया, आप एक मतलब बर्तन ले लिया। अब उसमें होती व्यवस्था क्या होती है, देखो मैं आपको व्यवस्था बताता हूँ इसके अंदर क्या होती है। इसमें कितना तेल हो सकता है, उस तेल की बात करते हैं कि इसमें 300 ml से 500 ml तेल डल सकता है। 300 ml से 500 ml तेल डालते हैं। इसमें दो रोड होते हैं, ये होते हैं दो रोड होते हैं, ऐसे ऐसे। ये दो रोड होते हैं ऐसे। अब उन रोड के ऊपर क्या होता है, आगे से इस प्रकार से होते हैं। देखो ये इस प्रकार से होते हैं। दोनों के बीच में गैप कितना होता है, 2.5 mm का गैप होता है। दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, 2.5 mm का गैप हुआ। अब इसका क्षेत्रफल देखो, इसमें कितना तेल, इसको बिल्कुल पूरे से बंद कर देते हैं इसको। ये किससे भरा होता है, तेल से भरा होता है, पूरा कंप्लीट तेल से भरा होता है। कितना तेल डाल सकते हैं, हाईएस्ट 500 ml तेल डाल सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं आता, 500 ml तेल आता है इसके, तेल से भरा होता है इसके अंदर। ये दो छड़ लगा दी इसके अंदर। दोनों के बीच में क्या होता है, दो स्टड होते हैं। दोनों स्टडों के बीच में क्या होगा, 2.5 mm का 2.5 mm का गैप होता है दोनों के बीच में। अब और इसकी विशेषता देख लो क्या क्या होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर देखो, इनकी यदि क्षेत्रफल की बात की जाए, क्योंकि ये जो स्टड लगा रखे हैं इनके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इनका क्षेत्रफल 12.5 mm से 13 mm के बीच होता है। कितना होता है, 12.5 mm से 13। पूछा जाएगा आपसे कभी कभार, इन स्टडों के बीच में इन स्टडों का क्षेत्रफल कितना होता है, 12.5 mm से 13 mm के बीच तक होता है। याद रखना बात, इनके बीच में। और यहाँ क्या लगाएंगे, पीछे हाई वोल्टेज लगाएंगे। पीछे क्या लगाएंगे, हाई वोल्टेज। कितने वोल्टेज लगाएंगे आपको बताता हूँ। देखो यहाँ लगाया हाई वोल्टेज, मशीन के द्वारा लगाते हैं, एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज लगाते हैं। यहाँ किलो वोल्ट में लगाते हैं। सर्किट होता है पूरा मशीन में, आपको मशीन नहीं दिखा रहा हूँ। जो ऑयल टेस्ट होता है वो एक पार्ट्स मैंने आपको दिखाया है जहाँ ऑयल टेस्ट होगा। ESP वोल्टेज लगाएंगे, लगभग यहाँ 30 वोल्टेज से शुरू होता है। 30 kV से 80 kV तक पहुँचते हैं या 60 kV तक पहुँचते हैं। याद रखना, 30 kV से 60 kV तक किलो वोल्ट तक यहाँ लगाते हैं। तो इसका जो अब बात करते हैं, ये क्या होगा, जब यहाँ से वोल्टेज लगाएंगे, यहाँ से 60 को माना कि 30 किलो वोल्टेज लगाना शुरू किया, 30,000 वोल्टेज लगे यहाँ पे लगाया, तो पीछे शॉर्ट सर्किट की व्यवस्था होती है कि ये ऑटो ट्रिप की व्यवस्था होती है। ये दोनों के बीच की दूरी अब घटानी शुरू कर देंगे। पहले दूर थे, स्क्रू की तरह धीरे धीरे इनकी दूरी बढ़ा के 2.5 mm कर दिया। फिर वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दिया, 10 किलो वोल्ट, 20 किलो वोल्ट, 30 किलो वोल्ट। 30 किलो वोल्ट जाएगा तो अब क्या होगा, यहाँ थोड़ी सी पार्किंग होगी और ट्रिप कर देगा सर्किट को, यहाँ ये पूरा बंद हो जाएगा। इसका मतलब 30 किलो वोल्ट उसकी क्या थी, पराविद्युत सामर्थ्य थी। 2.5 mm होगी तो क्या कहाँ तक पहुँच जाएगी, 60 से 65 किलो वोल्ट तक पहुँच जाएगी। 60 से 60 किलो वोल्ट तक लगाएंगे। अब मान लो कि यहाँ इसमें ये ऑटो ट्रिप होने की संभव, क्योंकि 1 mm का 30 किलो वोल्ट होता है। मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर तेल की पराविद्युत सामर्थ्य कितनी होती है, 30 किलो वोल्ट पर mm होती है। मैंने यहाँ दूरी कितनी रखी, 2 से 2.5 mm।
कितनी लिखी है मैंने 2.5 2 mm से शुरू होती है और 2.5 mm रखते हैं। 2.5 रखेंगे तो 65 चली जाएगी यहाँ पे, और 2 रखेंगे तो 60 किलो वोल्ट तक यहाँ वोल्ट लगाएंगे। 60 किलो वोल्ट पर ये ऑटो ट्रिप हो जाएगा, पूरी मशीन बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तेल की पराविद्युत सामर्थ्य 2 mm पर 60 किलो वोल्ट आया तो कितनी होगी 30 होगी, क्योंकि 1 mm के बीच में जितना वोल्ट होता है वही मान्य होता है, 2 का नहीं। यहाँ 2 mm मैंने दूरी रखी है और 60 आएगा तो मतलब 30 किलो वोल्ट होगी। तो कह सकते हैं इतना नया तेल आता है, बिल्कुल फ्रेश तेल आता है जो कभी काम में नहीं लिया गया है, उसकी तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर लेता हूँ। न्यू तेल की बात करता हूँ, यहाँ न्यू तेल आता है, न्यू ऑयल आता है, नया तेल लेके आता है जो काम में नहीं लिया, उसकी 30 किलो वोल्ट पर mm डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और यूज क्या तेल आता है, यूज ऑयल जो फिल्टर करते हैं, या फिल्टर करने के बाद लिख लो, फिल्टर करने के बाद उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी चाहिए 50 किलो वोल्ट पर mm होनी चाहिए। काफ़ी बार आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, लेकिन आपसे यदि दोनों नाम नहीं आते हैं कि फिल्टर करने के बाद नए न्यू ऑयल की बात करते हो, तो इस आंसर को सही मानना आप 30 किलो वोल्ट को, क्योंकि ऑयल यूज करने के बाद फिल्टर करते हैं उसके बाद कभी नहीं पूछा जाएगा। तो न्यू ऑयल के बारे में पूछा जाएगा कि ट्रांसफर तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 30 किलो वोल्ट पर mm होती है। इसको 30 किलो वोल्ट अकेला नहीं है, लास्ट में निकालो पर mm, ये होती है इसकी वैल्यू। तो ये तो था दोस्तों आप लोगों का क्या कि ट्रांसफर तेल की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको नाम बताए हैं, एक और बच गया, सॉरी ये बच गया आपके सामने। एसिडिटी टेस्ट क्या करते हैं, एसिडिटी टेस्ट में, अम्लता टेस्ट में कुछ इस प्रकार का तेल 300 ml या कुछ तेल लेते हैं अलग से, कुछ बर्तन में डालते हैं, या कुछ एक वो होता है इसका बिक्र होता है, उसमें कुछ अम्लीय पदार्थ डालते, कुछ एसिड डालते हैं, कुछ अम्लीय पदार्थ डालते हैं, जिससे उसका कलर चेंज होता रहता है, उसका कलर बदल जाता है। तो कलर के हिसाब से इस अम्लता की जांच करते हैं, किसके हिसाब से, कलर के हिसाब से। रंग कलर के द्वारा एसिडिटी टेस्ट किया जाता है। तो ये आपके थे टेस्ट, मैंने आपको बता दिया। इन टेस्ट करने के बाद ही ट्रांसफॉर्मर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये तो था आप लोगों का आज के दिन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर ऑयल का वर्गीकरण था। फिर भी यदि कोई पार्ट छूट गया है, मैंने आपको नहीं बता रहा, आपके दिमाग में हो तो कमेंट से लिख के जरूर बताना, और आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो वो भी कमेंट से लिखना। इस वीडियो के प्रति आपके मन में कोई विचार हुआ वो मेरे को बताना, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।